हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 25वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो मुगल काल से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर को कब आरोपित किया है? ऑप्शन है 1679, 1678, 1675, 1670। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 में आरोपित किया है। ध्यान रखिएगा, यदि हम जजिया कर के बारे में बात करें तो ये गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। तो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर है, और इस कर की यदि हम शुरुआत की बात करें तो प्रारंभ भारत में कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 712 में सिंध में इस कर को पहली बार लगाया है मोहम्मद बिन कासिम। इसी मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो भारत में पहली बार जजिया कर 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब सिंध में जजिया कर लगाया गया तो ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। तो पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अकबर के समय जजिया कर को हटा दिया गया है। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया है। उसके बाद औरंगजेब ने एक बार पुनः 1679 में जजिया कर लगा दिया है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतिम बार जजिया कर को वसूलना भारत में किसके समय बंद हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया कर वसूला जाना भारत में समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। और यदि हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनके टाइम पीरियड है 1719 से लेकर 1748 तक ये मुगल बादशाह रहे हैं। इनके समय जजिया कर वसूला जाना समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। यदि बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्हें शाही बेखबर कहा गया है, शाही बेखबर कहा गया है। और यदि हम फर्रुखसियर की बात करें तो इन्हें मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है, घृणित कायर कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं फर्रुखसियर के समय 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा लाया गया है, जिसको हम कहते हैं गोल्डन फरमान। तो ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर के समय ही 1717 में गोल्डन फरमान, जिसको हम कह सकते हैं शाही घोषणा पत्र, जारी किया गया। इस गोल्डन फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो फर्रुखसियर के समय लाया गया था। और मोहम्मद शाह, इन्हें रंगीला की उपाधि दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं। इसके बाद है, चहार तस्लीम की प्रथा को किसने शुरू किया है? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। शाहजहां के समय चहार तस्लीम, 4 बार सलाम करने की प्रथा शुरू हुई है। यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने सिजदा को समाप्त किया था, सिजदा प्रथा को समाप्त किया था। साथ ही साथ पावोस प्रथा को भी समाप्त कर दिया था, और इनके स्थान पर उसने चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया था। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सजदा और पावोस प्रथा को शुरू किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इनको शुरू किया था किसने? बलबन ने। तो बलबन गुलाम वंश के शासक थे, जिन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई है। ध्यान रखिएगा, लोहे रक्त की नीति के लिए बलबन को जाना जाता है। इन्होंने सजदा और पावोस प्रथा को शुरू किया था, और शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है खुसरो, खुर्रम, जलालुद्दीन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। शाहजहां का जो मूल नाम था वो खुर्रम था, और बाद में जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा, जहांगीर जो उनके पिता हैं, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो फिर ये शाहजहां के नाम से ही जाने गए हैं। और हम क्यों उपाधि दी थी, है ना? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अहमदनगर एक राज्य था, तो मुगलों की अहमदनगर के साथ संधि में
खुर्रम की बड़ी भूमिका थी। इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया है? ऑप्शन है खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया है। गाजी का मतलब होता है योद्धा और धर्मरक्षक, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम कुछ अन्य चीजों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ है वो 21 अप्रैल को हुआ है। 21 अप्रैल महत्वपूर्ण डेट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ है। इसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ है। यदि हम चंदेरी की बात करें तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ है। और 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ है। और यह चारों युद्ध बाबर के द्वारा विजित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह चारों युद्धों में बाबर जीता है। यदि हम बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया है। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया है। उस समय अफगानों के लीडर थे महमूद लोदी, तो उन्हें पराजित किया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जेहाद का नारा दिया है? ऑप्शन है पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। क्योंकि राणा सांगा एक अजय योद्धा माने जाते थे, एक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे, तो मुगल सैनिकों में स्फूर्ति भरने के लिए, है ना, जिहाद का नारा दिया गया था। इसे आपको याद रखना है। और जैसे कि हमने बात की है, खानवा के युद्ध कब हुआ है? 17 मार्च को हुआ है, 1527 में हुआ है। ठीक है, पानीपत का 1526 में हुआ है, चंदेरी 1528 में और घाघरा 1529 में हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए, घाघरा का युद्ध एकमात्र युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास का जो कि शुरुआत पहला, जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो जल और थल सीमा में लड़ा जाने वाला भारतीय इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा राज्य पर किस शासक के द्वारा विजय प्राप्त की गई है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। औरंगजेब ने 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की है दक्षिण की, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो एक है बीजापुर और एक है गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर पे विजय प्राप्त की है 1686 में, गोलकुंडा में विजय प्राप्त की है 1687 में। इसे आपको याद रखना है। बीजापुर में किसे पराजित किया है? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न में पूछा जाता है। तो बीजापुर के उस समय शासक थे आदिल शाह, तो इन्हें पराजित किया। और गोलकुंडा में शासक थे अबुल हशम, ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा के शासक है अबुल हशम, इन्हें 1687 में पराजित किया है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 2 ब्राह्मण भाई होते हैं, एक का नाम होता है मदन्ना और एक का नाम होता है अकन्ना। तो ये जो 2 भाई हैं मदन्ना और अकन्ना, ये किसके दरबार में थे? तो ध्यान रखना है, अबुल हशम के दरबार में थे। अबुल हशम कौन है? गोलकुंडा के शासक हैं, जिन्हें पराजित किसने किया है? औरंगजेब ने 1687 में पराजित किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार गोवर्धन किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां। माफ करिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर के समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं गोवर्धन। और जैसा कि आप जानते हो, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो जहांगीर के समय के कई सारे प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उसमें उस्ताद मंसूर हैं, ध्यान रखिएगा, अबुल हसन है, अगा रजा भी हैं, अगा रजा ये अकबर के समय भी रहे हैं, है ना। और जैसे कि अगर हम दौलत, ठीक है, और गोवर्धन तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना। तो ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। चलिए
अगर बात करें तो शाहजहां की, तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। बात करें औरंगजेब की तो इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भू राजस्व में अकबर का अग्रगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, बाबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी को भू राजस्व के क्षेत्र में अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। यदि हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो ये सूरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1540 से 1545 माना जाता है। 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने ये 5 साल में कई सारे राजस्व के क्षेत्र में सुधार करे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भू राजस्व की एक प्रणाली शुरू की थी जिसको हम कहते हैं जाप्ती प्रणाली। ध्यान रखिएगा, तो जाप्ती प्रणाली शुरू करी है, भू राजस्व से संबंधित थी। और बाद में जब अकबर का समय आता है तो इसी जाप्ती प्रणाली में सुधार किया जाता है और इस प्रणाली में सुधार करके एक नई व्यवस्था लाई जाती है जिसको हम कहते हैं दहशाला व्यवस्था। दहशाला व्यवस्था, या इसी को कहते हैं आईने दहशाला। तो इस दहशाला व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजस्व से है। और इस व्यवस्था को डेवलप किसने किया था? तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे, है ना, टोडरमल, इनके द्वारा इस व्यवस्था को लाया गया था। ध्यान रखिएगा, तो शेरशाह सूरी के समय जाप्ती प्रणाली भू राजस्व से संबंधित है और इसी जाप्ती प्रणाली को आधुनिक रूप दिया, नए तरीके से ढाला है टोडरमल ने, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इसको दहशाला व्यवस्था के नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, टोडरमल से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किस जाति के थे? तो ध्यान रखिएगा, ये खत्री जाति के थे। टोडरमल खत्री जाति के थे और उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में द्वितीय अफगानी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, शेरशाह सूरी, अकबर, हैमू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में दूसरे अफगानी राज्य की स्थापना की गई। तो शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शेरशाह सूरी के पहले दिल्ली के राजा कौन, मुगल सम्राट कौन है? हुमायूं है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 युद्ध आपको याद रखना है। 1539 में एक युद्ध हुआ है, इसको हम कहते हैं चौसा का युद्ध। और इस चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाते हैं और शेर खां जीत जाते हैं। शेर खां विजय हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। शेरशाह, है ना, शेरशाह की उपाधि को धारण करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इस शेर खान ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि को धारण किया है? तो चौसा के युद्ध के बाद। और इसके बाद 1540 में युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करते हैं। हुमायूं को भागना पड़ता है। हुमायूं दिल्ली से भागकर सिंध की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे शेरशाह सूरी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और द्वितीय अफगानी राज्य की स्थापना करता है। अच्छा, तो प्रथम अफगानी राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में प्रथम अफगानी राज्य था लोदी वंश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अन्य विकल्पों की बात करें तो यहाँ हैमू से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हैमू जो है हिंदू थे और विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। भारतीय इतिहास में टोटल 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है। तो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले अंतिम शासक होते हैं हैमू। और यही हैमू बाद में अकबर से पराजित हो जाते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध में, जो 1556 में हुआ है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अभी हम बात करी है 1536, 1538, 1539, 1540। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है ना। और ये किसके बीच हुआ? तो मैंने अभी बताया, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ है, जिसमें हुमायूं हार जाता है, शेर खां जीत जाते हैं। और शेर खां शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करते हैं। शेरशाह की उपाधि को धारण करते हैं। युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं। ये जान बचाने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगा देते हैं। बाद में निजाम नाम के भिस्ती के द्वारा हुमायूं को बचाया जाता है, इनको दिल्ली पहुंचाया जाता है। और चूंकि निजाम नामक भिस्ती ने इनकी जान बचाई है, इसलिए निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया जाता है। और कहते हैं एक दिन में इन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए हैं, निजाम नाम के भिस्ती के द्वारा चलाए गए हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध कहां पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। शाहजहां का काल भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। तो प्रथम स्वर्णकाल क्या है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहते हैं और शाहजहां का काल भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। साथ ही साथ शाहजहां का काल किसानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। साथ ही साथ शाहजहां का काल संगमरमर का भी स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सुल्तान ए आदिल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, फर्रुखसियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी को उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण है ना सुल्तान ए आदिल की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, बाकी तो चीजें मैंने आपको बता दी। शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ध्यान रखिएगा सूरी वंश के संस्थापक हैं, है ना। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं, यहाँ से एक सड़क बनाई गई थी, है ना। इस सड़क को कहा जाता था उत्तरापथ। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ सड़क का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तरापथ सड़क का निर्माण हुआ और इसी उत्तरापथ को, है ना, एक नए सिरे से ढाला है शेरशाह सूरी ने। तो इस उत्तरापथ को एक नाम दिया गया सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम का संबंध किस शासक से है? तो शेरशाह से है, शेरशाह। और इसी सड़क ए आजम को फिर आगे डेवलप किया है ना अंग्रेज गवर्नर ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो उन्होंने इसको ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड नाम दिया, है ना। तो ये जीटी रोड नाम किसने दिया है? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के पश्चात बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी के मकबरे से, आगरा के किले से, औरंगजेब के मकबरे से और हुमायूं के मकबरे से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे से मुगलों के अंतिम शासक, है ना, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। इसे आपको याद रखना है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में है। अब यदि हम बात करें तो हुमायूं के मकबरे से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का जो मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी, तो ताजमहल का पूर्वगामी कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है ना। ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं का मकबरा किसके समय बनाया गया है? तो अकबर के समय बनाया गया है। अकबर के समय, तो अकबर के समय बनाए जाने वाला पहला स्थापत्य भी कहलाता है हुमायूं का मकबरा। जिसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तून। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है ना। इसको चगताई तुर्क भी कहा जाता है। चगताई तुर्क में लिखी है, इसको कहते हैं बाबरनामा, है ना। ध्यान रखिएगा, बाद में इसी बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जिसको कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी, या इसी को हम कहते हैं बाबरनामा। बाबरनामा ये चगताई तुर्क भाषा में है। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। तो फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। तो अब्दुल रहीम और खान ए खाना, उन्हें उपाधि दी गई थी। तो अब्दुल रहीम के द्वारा फारसी में बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किया गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी, चगताई तुर्क, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, ये कौन थे? चगताई तुर्क थे। ध्यान रखिएगा, मुगल जो है मंगोल प्लस तुर्क का मिश्रण है। मंगोल और तुर्क इन दोनों का ब्लड है, उनमें तुर्क का मिश्रण है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर हैं, जो पानीपत के पहले युद्ध में विजय के पश्चात दिल्ली के मुगल सम्राट बनते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस विदेशी यात्री ने तख्त ए हाउस, या जिसको हम कहते हैं मयूर सिंहासन, का विस्तृत ब्यौरा दिया है? ऑप्शन है जेरोनिमो, वेरोनियो, ट्रेवरनियर, ओमरा, बोर्दा
का अष्टमी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ट्रेवर नियर ने, है ना, तख्ते आउस या मयूर सिंहासन का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा, यदि हम ट्रेवर नियर की बात करें तो ये विदेशी यात्री हैं, और जो ट्रेवर नियर हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेवर नियर कहाँ के यात्री हैं? तो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी यात्री हैं, फ्रांस से भारत आए हैं। दूसरी बात है किसके समय भारत आए हैं? तो शाहजहां के समय भारत आए हैं, शाहजहां के समय भारत आए हैं। और तीसरी बात आपको याद रखना है, ये जौहरी थे, ध्यान रखिएगा कौन थे? ये जौहरी थे। और भारत में कोहिनूर हीरे के बारे में, है ना, जो बताया जाता है उसकी जानकारी हमें इन्हीं के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरे के बारे में किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो आपका आंसर होगा ट्रेवर नियर ने बताया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, थॉमस कोरट, रैल्फ फिश और सर टॉमस रो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। एडवर्ड टेरी ने हमें यह जानकारी दी है। यदि हम एडवर्ड टेरी के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक विदेशी यात्री हैं, और एडवर्ड टेरी ब्रिटेन के हैं, है ना, तो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश हैं। पहली बात तो आपको यही याद रखना है। दूसरी बात है, ये 1616 में भारत आते हैं, और इस समय जो शासनकाल होगा वो किसका होगा? जहांगीर का। तो मतलब एडवर्ड टेरी किसके समय भारत आए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, जहांगीर के समय भारत आते हैं। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेरी ने भारत में जो पर्व, उत्सव, त्योहार होते हैं उनके बारे में भी लिखा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, भारत में त्योहारों की जानकारी देने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो एडवर्ड टेरी है। जो मुगल महिलाएं जो वस्त्र आभूषण पहनती थी उसके बारे में भी जानकारी हमें कौन देता है? एडवर्ड टेरी देता है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, रोशन आरा बेगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा, है ना, ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है ना। ध्यान रखिएगा, इन्होंने हुमायूं की जीवनी लिखी है जिसको कहा गया है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की लेखिका कौन है ना? गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन थी। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया है? ऑप्शन है मनुची, बर्नियर, रॉल्फिच, हाकिंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, रॉल्फिच। ये हमें बताता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही शहर जो है वो लंदन से बड़े हैं, ये लिखते हैं रॉल्फिच। अब यदि हम रॉल्फिच की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रॉल्फिच कौन थे? ब्रिटिश थे, है ना। तो ब्रिटेन के विदेशी यात्री हैं, भारत यात्रा की है, और ये अकबर के शासनकाल में भारत आए हैं। ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में आए हैं? अकबर के शासनकाल में भारत आए हैं। रॉल्फिच पहले विदेशी यात्री हैं जो मुगलों के समय आते हैं और किसके बारे में जानकारी देते हैं? तो भारतीयों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं रॉल्फिच। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कौन सा विदेशी यात्री था जो अकबर के पीछे पीछे आगरा फतेहपुर सीकरी गया है? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फिच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंतखब उत तवारीख, जिसको हम इतिहास का चयन भी कहते हैं, नामक पुस्तक के लेखक हैं फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी की यदि हम बात करें तो ये अकबर के समय के हैं, मतलब अकबर के समकालीन हैं। अकबर ने इन्हें अपने दरबार में संरक्षण भी दिया है, और इन्होंने रामायण और महाभारत, ध्यान रखिएगा, है ना, तो रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। और ध्यान रखिएगा, महाभारत को रज्मनामा कहा गया है, रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है मुगलों के समय। एक प्रश्न पूछा जा सकता है बदायूनी का कि अकबर के बड़े आलोचक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के बड़े आलोचक माने जाते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? यदि ये प्रश्न भी पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, अकबर ने सुलह कुल की नीति भी अपनाई है, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था।
1582 में। तो दीन इलाही धर्म की आलोचना किसने की है? तो भी आंसर क्या आ जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी फैजी, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये तीनों ही अकबर के समकालीन हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में ये तीनों शामिल थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? है ना, तो ऑप्शन है काबुल, कंधार, मकरान, गजनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, कंधार को लेकर। ध्यान रखिएगा, कंधार को लेकर ईरानी शासकों और मुगल शासकों के बीच में कई सारे झगड़े होते रहते थे। और बाद में यदि हम बात करें तो कंधार बाबर के समय भारतीय साम्राज्य में शामिल हुआ था, तो बाबर के समय रहा है, पर जहांगीर के समय कंधार भारत से निकल जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कंधार भारत से किस सम्राट के समय अलग हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय साम्राज्य से कंधार जहांगीर के समय निकल जाता है, ईरानी शासकों के अधीन आ जाता है। उसके बाद कंधार कभी भी भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ऑप्शन है तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया, फारस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। ध्यान रखिएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया है, और ये जो मनसबदारी प्रणाली है ना, ये मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव, तो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और ये प्रणाली के अंतर्गत 2 पद होते थे, एक को कहते थे हम जात और एक को कहते थे हम सवार। ठीक है, और एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये कब शुरू की है अकबर ने? तो ध्यान रखिएगा, 1571 में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर भी था? ऑप्शन है फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह, आलम शाह और शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। मोहम्मद शाह है ना, इनको हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला चूंकि उपाधि है, तो मोहम्मद शाह रंगीला का एक नाम क्या है? रोशन अख्तर है, रोशन अख्तर, अख्तर। ठीक है, फर्रुखसियार के बारे में चूंकि मैंने बताया, इनको मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। और दूसरी शाह आलम द्वितीय की हम बात करें तो इन्हें अली गौहर कहा गया है। क्या कहा गया है? अली गौहर कहा गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अली गौहर किसका उपनाम रहा है? तो शाह आलम द्वितीय का। आगे बात करते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय है ना, मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, इसे आपको याद रखना है। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 1759 में ये राजगद्दी पर बैठे हैं, और 1806 तक ये 1806 तक राजगद्दी पर रहे हैं, और इन्हें हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। यदि हम पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया है। एक तरफ कौन है? मराठे हैं, दूसरी तरफ कौन है? अहमद शाह अब्दाली है। तो यहाँ पर कौन है? अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली कौन थे? है ना, तो अफगानिस्तान के राजा थे। और दूसरी तरफ कौन है? मराठे। तो मराठों की तरफ से जो युद्ध लड़ा था, है ना, उन्होंने, वो सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। तो यह युद्ध है ना, सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ा गया है, जिसमें मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया तो उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो ये मराठा पेशवा थे। इस प्रश्न को, है ना, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? निजामुल मुल्क, शादाब खान, जुल्फिकार खान, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शादाब खान के द्वारा अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, कुछ अन्य प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक मुगल बादशाह था
मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से लेकर 1748 तक टाइम पीरियड रहा है। और इसी के समय ध्यान रखिएगा, इसी के समय 3 राज्य स्वतंत्र होते हैं, उसमें से एक होता है अवध। तो अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की है? सादात खान ने की है। दूसरा राज्य स्वतंत्र होता है हैदराबाद, हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की है ना। और तीसरा आपको याद रखना है, बंगाल भी इसी के समय स्वतंत्र हो जाता है। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का एक नाम अली गौहर था, है ना। अभी हमने बात की है। वैसे ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर, शहजादा मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, उपरोक्त सभी, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अकबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह हैं, इन तीनों ने ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है ना, शाहजहां ने गौ हत्या पर प्रतिबंध के आदेश को निरस्त कर दिया था, इसे भी आपको याद रखना है। तो शाहजहां के समय गौ हत्या पर प्रतिबंध जो था उसे समाप्त कर दिया गया है, मतलब गौ हत्या की जा सकती थी शाहजहां के समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोहिलखंड के सरदार गुलाम कादिर द्वारा किस मुगल बादशाह को अंधा किया गया? ऑप्शन है फर्रुखसियर, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय सेकंड है, इनको हम अली गौहर भी कहते हैं, अली गौहर। इनकी आंखों को फोड़ दिया गया था, अंधा कर दिया गया था, किसने? है ना, गुलाम कादिर नामक सरदार ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो हमने आपको बताया 1759 से लेकर 1806 तक रहा है। और जो अंधा कराया गया था वो सब आपका 1788 में कराया गया था। तो एक लंबे समय तक इन्होंने अंधे होकर राजपाट को संभाला है ना। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न के शासकों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3 4, 2 3 1 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1। तो ये सभी मुगल सम्राट हैं, है ना। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए, यदि हम बात करें अकबर द्वितीय की तो ये 1806 से लेकर 1837 तक रहे हैं। यदि हम बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की तो 1759 से 1806 तक रहे हैं। यदि हम बात करें आलमगीर द्वितीय की तो 1754 से लेकर 59 तक रहे हैं। और फर्रुखसियर की तो 1713 से लेकर 1719 तक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीजीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें क्रम पूछते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले फर्रुखसियर आ जाएंगे, मतलब 4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। 4 वाला ऑप्शन में से एक ही है, तो 4 आ जाएंगे फर्रुखसियर। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आ जाएंगे, इसके बाद शाह आलम द्वितीय आ जाएंगे, फिर अकबर द्वितीय आ जाएगा। इसे आपको याद रखना है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। यदि हम मुगल सम्राटों की क्रम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बाबर है, बाबर के बाद उसका बेटा आ जाता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब आता है ना। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं, है ना। जहांदार शाह आते हैं, फर्रुखसियर आते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, अहमद शाह आते हैं, आलमगीर द्वितीय आते हैं, शाह आलम द्वितीय आते हैं, अकबर द्वितीय आते हैं, और उसके बाद बहादुर शाह जफर आ जाते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगली स्लाइड में हम मुगल काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।